नमस्कार साथियों, अपनी हिंदी की ये अगली वीडियो है। ठीक है, तो टॉपिक है अपना व्याकरण क्या है। इससे पहले हमने भाषा से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा कर ली है और दूसरी जो चर्चा का बिंदु अपना था वो था लिपि। इस पर भी हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा कर ली। अब है भाषा व्याकरण। अब है क्या? भाषा व्याकरण। तो भाषा क्या है ये हम समझ चुके हैं और अब आज की जो वीडियो है वो वीडियो है व्याकरण के ऊपर। देखो जरा, भाषा, जैसे मैं यहां कुछ इंग्लिश के शब्द लिख रहा हूं। जैसे एक शब्द है साउंड, एक शब्द है स्पीक, एक शब्द है लैंग्वेज, एक शब्द है राइट, एक शब्द है स्क्रिप्ट। ये शब्द क्यों लिखे हैं? ये शब्द इसलिए लिखे हैं कि साउंड जो है इसका मतलब है ध्वनि, स्पीक जो है मतलब है बोलना, लैंग्वेज जो है भाषा, राइट जो है लिखना, स्क्रिप्ट जो है लिपि। अब एक बात को समझना जरा, जो ध्वनि ये ध्वनि जरूरी नहीं है कि समझ आए, है ना। बोलना जरूरी नहीं है कि समझ आए। मतलब ये दोनों सार्थक या अपन कहें कि स्पष्ट नहीं होंगे। ये दोनों हम कहेंगे अस्पष्ट हैं, मतलब अस्पष्ट भी हो सकते हैं और स्पष्ट भी हो सकते हैं। ध्वनि और बोलना स्पष्ट भी हो सकता है और अस्पष्ट भी हो सकता है, लेकिन जो भाषा होगी ये तय है कि ये स्पष्ट होगी। जो लिखना है तो इसकी लिखने की कुछ व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है ये व्यवस्था काय पर, लिपि पर क्या होगी? आधारित होगी। मेरा कहने का मतलब ये कि जहां पर ध्वनि अस्पष्ट और स्पष्ट दोनों हो सकती हैं, बोलना अस्पष्ट और स्पष्ट कुछ भी हो सकता है, वहीं पर भाषा केवल स्पष्ट होगी। मतलब ये हुआ कि क्योंकि भाषा क्या है ये हमने समझ लिया कि हमारे भावों विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है भाषा। अब ये जो शब्द है व्याकरण, इसका क्या मतलब है और इसका इन शब्दों से क्या लेना देना है? तो देखो, ये लेना देना है कि हम अगर कोई भी जो लिख रहे हैं किसी चीज को, अगर हम किसी ध्वनि को लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों चीजें समाहित हैं, अस्पष्ट भी है स्पष्ट भी है। अगर हम स्पष्ट वाली ध्वनि को लें, और स्पष्ट ध्वनि कब होगी? जब इसको कोई ध्वनि चिन्ह दे दें, तो जब हम उसको लिखेंगे तो उस लिखने की एक क्या होगी? एक व्यवस्था होगी। और जो व्यवस्था होगी उस भाषा को लिखने की या वर्णों को, किसी भाषा के वर्णों को जमाने की, वर्णों को लिखने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यही इसी लिपि में किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग है, लिखने का जो क्या ढंग है, या फिर हम यहां पर ये कहें कि किसी भी भाषा के जो अंग हैं, हम जब लिख रहे हैं तो भाषा के जो अंग हैं उन अंगों का आकार, उन अंगों का प्रकार,
उन अंगों के भेद, उन अंगों की उत्पत्ति, उन अंगों की रचना, उन अंगों की रचना, उन अंगों का उच्चारण आदि की चर्चा जिस शास्त्र में की जाए, आदि का पता जिस शास्त्र के अंदर लगाया जाता है उसको भाषा शास्त्र कहते हैं, या फिर हम कहें कि उसी को क्या बोला जाता है, व्याकरण बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि व्याकरण का मतलब है किसी भी भाषा के अंगों का अध्ययन करना। जिस शास्त्र के अंदर किसी भी भाषा के अंगों का अध्ययन किया जाता है, जिस काय के अंदर शास्त्र के अंदर भाषा के अंगों का अध्ययन किया जाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। मतलब तो देखो एक प्रश्न यहां उठता है ये, अब भाषा के अंग कौन कौन से होंगे? तो यहां पर भाषा का पहला जो अंग है, जो मूल जिसको माना जाता है, वो है ध्वनि, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, वर्ण। बोला नहीं जाता है मतलब या तो ध्वनि, ये ध्वनि और ये वर्ण। दूसरा जो है वो है क्या, शब्द। तीसरा जो इसका अंग है वो है वाक्य। चौथा जो इसका अंग है वो है अर्थ। कहने का मतलब व्याकरण के अंदर हम भाषा के अंगों का अध्ययन करेंगे। मतलब ये हुआ कि जहां पर हमने भाषा के बारे में समझा था, अब हम भाषा के अंगों की चर्चा करेंगे, और जिस शास्त्र के अंदर इसकी चर्चा करेंगे वही शास्त्र है क्या, व्याकरण। तो भाषा व्याकरण के अंदर भाषा के अंगों का क्या होता है, भाषा के अंगों पर विचार किया जाता है। जैसे देखो, जैसे हम अगर शरीर विज्ञान पढ़ें, जैसे मैं इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करूं भाषा विज्ञान, या इसके लिए मैं एक प्रयोग करूं भाषा शास्त्र, तो आप देखो जैसे हम शरीर विज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे, तो शरीर विज्ञान शब्द का जब प्रयोग होता है तो उसमें क्या होता है, शरीर के अंगों का अध्ययन होता है। अगर हम वही बात अगर हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड, अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र का मतलब जो अर्थ जो है, उस अर्थ से रिलेटेड जितने भी अंग होंगे उन सब की चर्चा उस शास्त्र के अंदर की जाएगी। है जैसे ही अगर मान के चलो हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो भूगोल से रिलेटेड यानी भू से रिलेटेड, भू से रिलेटेड सारे अंगों की चर्चा हम करेंगे। उसमें जल आ जाएगा, थल आ जाएगा, ठीक है, तो जल है, थल है, और भूगर्भ के अंदर जो हम भूमि के अंदर की जो चर्चा करेंगे भूगर्भ की, वो सब उसके क्या कहलाएंगे, भूगोल के अंग कहलाएंगे। वैसे ही भाषा शास्त्र के जो अंग हैं वो है ध्वनि, भाषा शास्त्र का जो अंग है वो है शब्द, भाषा शास्त्र का जो अंग है वो है क्या, वाक्य, और भाषा शास्त्र का जो अंग है वो है क्या, अर्थ। इसका मतलब भाषा के कितने अंग हो गए, तो ये भाषा के क्या हो गए, 4 अंग हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया कि व्याकरण के अंदर हम इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। अब देखो ध्वनि, अब हम इसकी छोटी छोटी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ध्वनि, तो अभी यहाँ पे मैंने शब्द लिखा क्या, साउंड। मतलब हमने जब हमने भाषा के विकास के सिद्धांत देखे थे, तो उन सिद्धांतों में एक सिद्धांत था रणन का सिद्धांत, या एक सिद्धांत वहीं पर हमने देखा धातु का सिद्धांत, एक वहीं पर हमने देखा अनुकरण का सिद्धांत। तो हमने कई सिद्धांत देखे, उन सिद्धांतों में हमने ये देखा कि उन सारे सिद्धांतों में एक चीज कॉमन थी, और वो थी क्या, साउंड की। वो काय की थी, ध्वनि की। वहां पर हमने देखा कि चाहे पशुओं की ध्वनि हो, चाहे धातुओं के आपस में रगड़ करने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि हो, वो सारी ध्वनियों को कैच किया गया। चाहे दैवीय सिद्धांत के अंदर, चाहे वो शंकर जी के डमरू से निकली हुई ध्वनि हो, जिसको 14 सूत्रों के अंदर क्या पिरोया गया है अष्टाध्यायी में पाणिनि के द्वारा, तो वो कुल मिला के ध्वनि ही थी। इसका मतलब भाषा का जो मूल अंग है, भाषा का जो मूल अंग है, वो मूल अंग क्या है, ध्वनि। वो मूल अंग क्या है, ध्वनि। ठीक है, अब इसी ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर दिया जाएगा, जब इस ध्वनि को कोई
चिन्ह दे दिए जाएंगे और उन चिन्हों को जब लिख दिया जाएगा तो वही ध्वनि कहलाएगी क्या? वर्ण। वही ध्वनि क्या कहलाएगी? वर्ण। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि ध्वनि स्पष्ट भी होती है, अस्पष्ट भी होती है। ध्वनि अस्पष्ट तब है जब उसको लिखा ना जा सके तो वो ध्वनि अस्पष्ट होगी। तो इस वाली ध्वनि में स्पष्ट भी थे, अस्पष्ट भी थे, लेकिन हमने ये वर्ण शब्द उनके लिए रखा है जो ध्वनि चिन्ह जिन ध्वनियों को चिन्ह दे दिया गया हो और उनको लिख दिया गया हो, उसी को हम बोल पाए क्या? वर्ण। तो भाषा का मूल अंग हो गया ध्वनि, या फिर हम कहें कि भाषा का मूल अंग हो गया वर्ण। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। फिर एक भ्रम पैदा होता है कि दोनों को छोटा कैसे माने। तो या तो प्रश्न आपके पास अगर जब ये प्रश्न पूछा ही जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की जब सबसे छोटी इकाई पूछा है तो ये तो है कि ज्यादातर भाषा का अर्थ आजकल लिखित रूप में लिया जा रहा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। लेकिन अगर वर्ण के 7 विकल्प 4 दिए हैं, उनमें वर्ण भी है, उनमें ध्वनि भी है, ये 2 विकल्प उन 4 विकल्पों में दिए हुए हैं, तो फिर हम ध्वनि उत्तर लगाएंगे। और अगर उन्होंने प्रश्न को घुमा के पूछा, स्पष्ट रूप से पूछना चाहा और उन्होंने ये पूछा कि लिखित भाषा की लिखने की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण हो जाएगी। और अगर उन्होंने पूछा कि भाषा की मौखिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनि हो जाएगी। मौखिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी और इसी को बोला जाता है ध्वनि का क्या? मूल अंग। ठीक है। अब जैसे ये वर्ण तक हम पहुंचे तो यहाँ पर भाषा का एक अंग बन जाता है। कौन सा पहला अंग बन जाता है? वर्ण। भाषा को लिखने के लिए एक पहला अंग निकल के आता है वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है और इस पर जब हम विचार करेंगे तो इसको कहा जाता है क्या? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार भाषा विज्ञान का या कहें व्याकरण का या कहें भाषा शास्त्र का वो भाग है जिसके अंदर इन वर्णों की उत्पत्ति के बारे में, इन वर्णों के आकार के बारे में, इन वर्णों के उच्चारण के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये देखा जाता है कि ये वर्ण कैसे बने हैं, ये देखा जाता है कि इन वर्णों का उच्चारण क्या है, ये देखा जाता है कि इन वर्णों की आकृति या आकार क्या है। इसकी चर्चा इस वर्ण विचार वाले टॉपिक के अंदर की जाएगी, हम आगे करेंगे। दूसरा, जब कई वर्ण मिल जाते हैं, जब कई वर्ण मिल जाते हैं तो कई वर्ण मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं। कई वर्ण मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं। ये शब्द भी सार्थक हो सकते हैं, ये शब्द भी सार्थक हो सकते हैं और ये शब्द निरर्थक भी हो सकते हैं। मतलब ये कि जो जिस तरीके से ध्वनि भी कैसी थी? स्पष्ट और अस्पष्ट थी, वैसे शब्द भी क्या होते हैं? सार्थक और निरर्थक होते हैं। लेकिन हम इसके अंदर जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सार्थक शब्दों की। इसको कहा जाता है शब्द विचार। यानी भाषा का जो भाषा शास्त्र का दूसरा टॉपिक है वो है क्या? शब्द विचार। कई वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, कई वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों की रचना, इन्हीं शब्दों की उत्पत्ति, इन्हीं शब्दों की इन्हीं शब्दों का अर्थ, इन्हीं शब्दों का भाव का अध्ययन जिसके अंदर किया जाएगा वही क्या जिसके अंदर किया जाएगा वो होगा क्या? शब्द विचार वाला टॉपिक। मतलब भाषा की जो दूसरी इकाई हो गई वो कौन सी हो गई? शब्द हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द हैं ये शब्द कई वर्णों के मेल से तो बन रहे हैं, लेकिन ये शब्द सार्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं। हम भाषा के अंदर सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता। सार्थक शब्दों के साथ मिलकर वो अपना थोड़ा बहुत कुछ बस यूं ही एक अर्थ रख लेते हैं। लेकिन भाषा में जब व्याकरण के अंदर चर्चा की जाती है तो सार्थक शब्दों की चर्चा की जाती है। अब ये जो शब्द है ये शब्द क्या है? ये शब्द वर्ण अगर मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा र लिख दिया,
अ लिख दिया, म लिख दिया और आ लिख दिया और अ लिख दिया। अब देखो इससे क्या हो रहा है, इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये लिखा क्या है। अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया राम, तो आप समझ जाओगे कि इसका क्या है, अर्थ है। इसका मतलब भाषा की ये क्या होती है, मूलभूत इकाई होती है। ये भाषा का क्या है, एक सबसे छोटी इकाई है और ये भाषा की क्या है, मूलभूत इकाई है। ये भाषा की क्या है, मूलभूत इकाई है। शब्द को पांडित्य का द्वार कहा है किसने, विल्सन ने। और हम जितना व्याकरण का मूल जो उद्देश्य है, व्याकरण में सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा की जाती है वो है क्या, शब्द। वो है क्या, शब्द प्रक्रम। ठीक है, तो जिसमें हम व्याकरण के अंदर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे वो होंगे शब्द। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे संज्ञा, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे सर्वनाम, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि। और कई शब्द हम जो चर्चा करेंगे वो काय की करेंगे, शब्दों की करेंगे। जब कई शब्द आपस में मिल जाते हैं, कई शब्द आपस में मिल जाते हैं तो भाषा के तीसरे अंग की रचना करते हैं और उसे कहा जाता है क्या, वाक्य। उसे क्या कहा जाता है, वाक्य। वाक्य भाषा की सार्थक इकाई होती है। वाक्य भाषा की क्या होती है, सार्थक इकाई होती है। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, राम लिखा है। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, राम लिखा है। लेकिन भाषा किसको कहते हैं, जिससे भावों विचारों की स्पष्ट रूप से क्या हो जाए, अभिव्यक्ति हो जाए। हमने केवल राम लिखा है, इस केवल राम को लिख देने से हमारे भाव स्पष्ट नहीं होंगे। तो हम यहाँ ये आगे और कह दें कि राम बाजार गया, राम बाजार गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाक्य से एक अर्थ स्पष्ट हो गया है कि राम बाजार गया है। तो ये जो है वो क्या देगा, एक सार्थकता प्रदान कर देगा। किसके लिए, भाषा के लिए। तो भाषा की सार्थकता की दृष्टि से मानी जाती है क्या, वाक्य। अंतर समझना जरा, जो वर्ण है ये भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, लघुतम इकाई है। शब्द क्या है, वाक्य है, ये भाषा के क्या है, सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है। इससे ही किसी भी भाषा का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट होता है। ये भाषा की मूलभूत इकाई कहे जाते हैं शब्द, क्योंकि कई वर्ण, जैसे हमने यहाँ पर ये वर्ण लिखे थे, इन वर्णों से कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही थी। इन्हीं वर्णों को हमने आपस में मिला दिया, इन्हीं वर्णों को आपस में मिला दिया तो हमारे पास एक शब्द आया राम। और इस राम का अपने आप में क्या है, एक अर्थ है। और जैसे ही हमने पूरा लिखा राम बाजार गया, तो हमें ये भाव भी समझ आ गया कि ये वाला वाक्य क्यों लिखा गया है। तो भाषा की सार्थकता आ जाती है किससे, वाक्य से। तो इसीलिए वाक्य को भाषा की क्या कहा जाता है, सार्थक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब जब भाषा लिख देते हैं, वाक्य लिख देते हैं, तो अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। और जब अर्थ समझ में आ जाता है तभी वो बनती है क्या, भाषा। तभी वो क्या बनती है, भाषा। तो कहने का मतलब ये कि भाषा के इन अंगों की चर्चा ही हम भाषा व्याकरण के अंदर करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आज का जो विषय था, आज का जो टॉपिक था, वो केवल इतना सही था कि आज हम ये जानना चाह रहे थे कि व्याकरण क्या है। तो हमने जान लिया कि व्याकरण क्या है। व्याकरण किसी भी भाषा का एक शब्दों को अनुशासित करने वाला विज्ञान है। दूसरा, हम व्याकरण के बारे में कह सकते हैं कि व्याकरण शब्दों की रचना, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताने वाला क्या है, एक विज्ञान है। हम कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा का क्या होता है, एक नियंता होता है, नियामक होता है, जो किसी भी भाषा के नियम बनाता है। हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण होता है वो व्याकरण किसी भी भाषा को क्या करता है, एक क्या नाम से, एक पैमाना देता है और एक सिस्टम देता है कि सिस्टम में उसको क्या करना है, भाषा को ढालना है। तो कहने का मतलब कि भाषा का शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध तरीके से लिखना, भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना, ये सारी चीजें हमें सिखाता है कौन,
व्याकरण। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण की जरूरत ये है कि हम भाषा को ठीक से लिख सकें, व्याकरण की जरूरत है कि हम भाषा को ठीक से पढ़ सकें, व्याकरण की जरूरत है कि हम भाषा को व्यवस्थित तरीके से लिख सकें और समझ सकें, सुन सकें, ठीक है, सुन नहीं सके मतलब स्पष्ट रूप से क्या नाम से लिख सकें, ठीक है। तो ये है क्या? व्याकरण की उपयोगिता, ठीक है। अब आगे देखो, अगर हम ये पूछे कि अगर हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि व्याकरण जो है वो व्याकरण, अगर हमें किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो क्या बोलने के लिए व्याकरण की जरूरत है? तो मैं कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को व्याकरण नहीं आता, अगर किसी व्यक्ति को व्याकरण नहीं आता, उसने व्याकरण नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान तो उन्हें अपने परिवार से ही हो जाता है। जैसे अगर फर्ज कर लो कि मैं अशिक्षित होता, मेरे माता पिता शिक्षित होते, और मैं अगर शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग गलत जगह गलत स्थान पर करता, तो मेरे पापा जी, मेरे पिताजी, मेरे परिवारजन मुझे उन शब्दों को सही जगह पर प्रयोग करना सिखा देते और मैं अपनी भाषा को क्या करने लगता? बोलने लगता। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर अशिक्षित हूं तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मतलब व्याकरण, या मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो मैं भाषा नहीं बोल पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि अगर मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं भी है तो भी मैं व्याकरण बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर कोई कवि है तो जरूरी नहीं है कि उस कवि के दिमाग में उठने वाली जो पंक्तियां हैं उसको व्याकरण आता ही हो सकता है कि व्याकरण ना आए लेकिन वो अपनी बात को तो क्या कर सकता है? लोगों तक पहुंचा सकता है। तो व्याकरण के नियम, जरूरी नहीं है कि व्याकरण के नियमों के अभाव में हम अपनी भाषा बोल नहीं पाएंगे। हम अपनी भाषा बोल पाएंगे, क्यों? क्योंकि पहले भाषा आई, ना कि व्याकरण। जैसे लिपि थी कि पहले भाषा आई फिर लिपि आई, वैसे ही पहले भाषा आई फिर क्या आया? व्याकरण आया। तो जो व्याकरण है वो भाषा के अधीन है, भाषा व्याकरण के अधीन नहीं है। मतलब भाषा अगर बदलेगी तो व्याकरण भी क्या होगा? बदलेगा। क्यों? क्योंकि भाषा के अधीन है व्याकरण, ना कि व्याकरण के अधीन है भाषा। तो कहने का मतलब ये कि व्याकरण, ये बात सही है कि व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप देता है, व्याकरण भाषा को सुंदर बनाता है, व्याकरण की समझ भाषा को एक शुद्ध रूप प्रदान करती है, व्याकरण शब्दों की उत्पत्ति को बताता है। लेकिन इन सारी जरूरतों को देखते हुए भी किसी भी व्यक्ति को बोलना, किसी भी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करना, इनके लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को व्याकरण आता ही हो, ठीक है। तो ये आपकी व्याकरण की चर्चा थी। कल से हम भाषा के पहले अंग यानी ध्वनि और वर्ण की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तब तक के लिए